आज हम जानेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने अपनी अद्भुत खोजों से दुनिया को नई दिशा दी। गैलीलियो ने विज्ञान और खगोल शास्त्र में ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने हमारी सोच और समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया एक ही बात पर विश्वास करती थी, पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य, चांद और सभी तारे इसके चारों ओर घूमते हैं। यह सिर्फ एक धारणा नहीं थी, बल्कि अंतिम सत्य माना जाता था। इस पर सवाल उठाना परंपरा और व्यवस्था को चुनौती देने जैसा था। इसी दौर में इटली में एक व्यक्ति का नाम सामने आया, गैलीलियो। वह केवल एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो हर चीज को समझना चाहता था, उसे खुद देखना और परखना चाहता था। गैलीलियो ने एक ऐसा विचार रखा जिससे पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, उसके अनुसार सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी एक ग्रह की तरह चारों ओर घूमती है। आज यह बात सामान्य लगती है, लेकिन उस समय यह बेहद क्रांतिकारी विचार था। उस दौर में चर्च की शक्ति सबसे अधिक थी। वही तय करता था कि क्या सही है और क्या गलत। चर्च का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और वही केंद्र है। इसलिए जब गैलीलियो ने इसके विपरीत बातें की तो यह केवल एक वैज्ञानिक मतभेद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता के खिलाफ सीधी चुनौती थी। जैसा यहाँ सवाल उठता है कि गैलीलियो ने ऐसा क्यों कहा। क्या यह सिर्फ एक अनुमान था या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी था? गैलीलियो की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते थे। वह ऑब्जर्वेशन पर विश्वास करते थे, जो वह अपनी आंखों से देख सकते थे। वही उनके लिए सत्य था। एक रात जब बाकी लोग आसमान को केवल सुंदरता के रूप में देख रहे थे, गैलीलियो उसी आसमान में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास एक टेलीस्कोप था जिसे उन्होंने खुद बेहतर बनाया था। इसकी मदद से उन्होंने कई ऐसी चीज़ें देखी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने चांद की सतह को देखा और पाया कि वह पूरी तरह स्मूथ नहीं है, बल्कि उसमें पहाड़ और गड्ढे भी हैं। उन्होंने आकाश में ऐसे तारे देखे जो पहले दिखाई नहीं देते थे। हर ऑब्जर्वेशन उनके सामने एक नई सच्चाई को खोल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने समझ आया कि ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा लोग मानते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो परंपराओं से ज़्यादा प्रमाणों पर विश्वास करते थे। वो अथॉरिटी में ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे, बल्कि हर बात को खुद समझने की कोशिश करते थे। गैलीलियो ने केवल एक नया विचार नहीं दिया, बल्कि सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि सच को समझने के लिए सवाल पूछना जरूरी है और कभी कभी यह सवाल पूरी दुनिया के खिलाफ भी जा सकते हैं। यहीं से शुरू होती है उस व्यक्ति की कहानी जिन्होंने सच को देखने और उसे स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई थी। 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया गैलीलियो। यह बच्चा आगे चलकर विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला था। गैलीलियो का परिवार सामान्य था, लेकिन उनका बौद्धिक वातावरण बेहद मजबूत था। उनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और संगीत के सिद्धांतकार भी थे। वे केवल संगीत तक सीमित नहीं थे, बल्कि तर्क और प्रयोगों में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय उन्हें समझने और परखने की कोशिश की। यही सोच उन्होंने अपने बेटे गैलीलियो को भी सिखाई। बचपन में ही गैलीलियो को यह सिखाया गया कि किसी भी बात को केवल इसलिए सच मत मानो क्योंकि लोग उसे सच मानते हैं, बल्कि उसे खुद समझो और जांचो। यह शिक्षा उनके पूरे जीवन की नींव बन गई। गैलीलियो का बचपन आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध नहीं था। उनके परिवार को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनकी जिज्ञासा को कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीमित संसाधनों में भी सीखने की आदत विकसित की। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। बाद में उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए भेजा गया। बचपन से ही उनकी रुचि केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखते और उन्हें पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते थे। उनका परिवार बाद में पीसा से फ्लोरेंस चला गया, जो उस समय कला और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। वहाँ रहकर गैलीलियो को एक बेहतर बौद्धिक वातावरण मिला, जहाँ उन्हें कई नई चीज़ों से परिचित होने का अवसर मिला। गैलीलियो में एक खास गुण था, वह हर चीज़ पर सवाल करते थे। अगर उन्हें कोई कुछ बताता तो वो तुरंत उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि यह समझने की कोशिश करते थे कि क्या वह सही है, और अगर है तो ऐसा क्यों है।
उनके पिता का प्रभाव उनके जीवन पर बेहद गहरा था। संगीत में भी उन्होंने कई प्रयोग किए और यह दिखाने की कोशिश की कि ध्वनि और संगीत को गणितीय रूप से समझा जा सकता है। इससे गैलीलियो के अंदर विज्ञान और गणित के प्रति रुचि बढ़ी। यह कहना गलत नहीं होगा कि गैलीलियो की वैज्ञानिक सोच की शुरुआत उनके घर से ही हुई थी। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि ज्ञान केवल परंपराओं से नहीं बल्कि अनुभव और तर्क से आता है। बचपन में ही उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया को समझने के लिए केवल मान्यताओं पर भरोसा करना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने उस विचार को चुनौती दी जो उन्हें बिना प्रमाण के दिया गया था। गैलीलियो के पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक सुरक्षित और सम्मानजनक पेशे में जाए। उस समय मेडिसिन को सबसे बेहतर करियर विकल्प माना जाता था। इसलिए गैलीलियो को यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में दाखिला दिलाया गया। शुरुआत में उन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका मन इसमें पूरी तरह नहीं लगा। वे लेक्चर्स अटेंड तो करते, लेकिन उनकी रुचि कहीं और भटक जाती थी। उनका ध्यान अक्सर उन चीज़ों पर चला जाता था जो उन्हें ज़्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करती थी। इसी दौरान एक घटना ने उनकी दिशा पूरी तरह बदल दी। एक दिन उन्होंने मैथमेटिक्स का एक लेक्चर सुना। यह अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि मैथमेटिक्स केवल नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति को समझने की भाषा है। यह वो बिंदु है जहां उनकी सोच ने एक नया मोड़ लिया था। धीरे धीरे उनकी रुचि पूरी तरह मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी की ओर बढ़ने लगी। वो घंटों तक जियोमेट्रिकल शेप्स, नंबर्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते थे। अब उनके लिए पढ़ाई केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासा बन चुकी थी। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, जबकि गैलीलियो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहते थे। यह उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था, परिवार की अपेक्षाओं और अपनी रुचि के बीच संतुलन बनाना। आखिरकार उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई छोड़ी और पूरी तरह मैथमेटिक्स की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। उस समय एक बड़ा यह रिस्क था, क्योंकि मैथमेटिक्स को आर्थिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र नहीं माना जाता था। गैलीलियो ने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने प्राचीन गणितज्ञों और दार्शनिकों के कार्य का अध्ययन किया और उन्हें अपने तरीके से समझने की कोशिश की। अब वे केवल किताबों में लिखी बातों को याद नहीं करते थे, बल्कि उन्हें समझने और उनके पीछे के लॉजिक को खोजने की कोशिश करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ ऐसे शिक्षकों से हुई जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन मार्गदर्शकों ने उन्हें केवल थियोरी तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि प्रैक्टिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिशा में भी आगे बढ़ाया। गैलीलियो की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे हर चीज़ को अपने अनुभव से जोड़ते थे। वे सवाल पूछते थे, प्रयोग करते थे और हर निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उसे परखते थे। उनका यह अप्रोच उस समय के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बेहद अलग था, जहां स्टूडेंट्स को इस्टेब्लिश थियरीज को बिना सवाल के स्वीकार करना सिखाया जाता था। गैलीलियो ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जो आसान नहीं था, लेकिन यही रास्ता उन्हें आगे चलकर महान डिस्कवरीज की ओर ले जाने वाला था। अब उनकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वे दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगे थे, जहां हर चीज़ को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और मैथमेटिक्स का सहारा लिया जाता है। यही वो चरण था जहां से उनके बौद्धिक सफ़र की असली शुरुआत हुई। गैलीलियो के यूनिवर्सिटी के दिनों में उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी जिज्ञासा थी। वो केवल किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को ध्यान से देखते थे। यही आदत उन्हें एक अलग दिशा में ले जा रही थी। एक प्रसिद्ध घटना इसी दौर से जुड़ी हुई है, जिससे उनके सोचने के तरीके को और स्पष्ट किया। कहा जाता है कि एक दिन वो चर्च में बैठे थे। वहाँ उन्होंने छत से लटकते हुए एक लैंप को धीरे धीरे झूलते देखा। यह एक सामान्य दृश्य था, जिसे शायद बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते, लेकिन गैलीलियो ने इसे साधारण घटना में कुछ खास देखा। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप एक ओर से दूसरी ओर झूलता है तो हर बार लगने वाला समय लगभग समान होता है, चाहे झूलने की दूरी कम हो या ज़्यादा। उस समय उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने दिल की धड़कनों का उपयोग करके समय को मापने की कोशिश की। यह एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका था। इस ऑब्जर्वेशन ने उनके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा किया। क्या पेंडुलम की गति का समय उसकी लंबाई पर निर्भर करता है?
न कि उसके झूलने के एंगल पर। यही सवाल आगे चलकर पेंडुलम मोशन के सिद्धांत की नींव बना। हालांकि गैलीलियो ने इसे पूरी तरह मैथमेटिकल रूप में विकसित नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसकी मूल अवधारणा को समझ लिया था। इस घटना का महत्व केवल एक डिस्कवरी तक सीमित नहीं है। यह दिखाती है कि गैलीलियो की सोच बाकी लोगों से कैसे अलग थी। जहां लोग एक सामान्य घटना को अनदेखा कर देते थे, वहीं गैलीलियो उसमें छिपे नियम को समझने की कोशिश करते थे। उनकी यही आदत उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल थिंकर बनाती है। वे केवल थियोरी पर भरोसा करने वालों में से नहीं थे, बल्कि हर चीज़ को अपने ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई करते थे। पेंडुलम की इस खोज का आगे चलकर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बाद में इसी सिद्धांत के आधार पर पेंडुलम क्लॉक्स बनाए गए, जो समय मापने का एक सटीक साधन बने। लेकिन उस समय गैलीलियो के लिए यह केवल शुरुआत थी। यह वह क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति में हर घटना के पीछे एक नियम होता है और उस नियम को समझा जा सकता है। उन्होंने यह भी समझा कि साइंस केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। जरूरत है तो केवल उसे ध्यान से देखने और समझने की। गैलीलियो की यह सोच उस समय के ट्रेडिशनल फिलोसफर्स से अलग थी। जहां पुराने विचार केवल लॉजिकल आर्गुमेंट्स पर आधारित थे, वहीं गैलीलियो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को ज़्यादा महत्व देते थे। यही अप्रोच आगे चलकर मॉडर्न साइंस की पहचान बनी। 17वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में एक नई तकनीक की चर्चा होने लगी थी। वो था टेलीस्कोप। यह एक ऐसा यंत्र था जिसे दूर की वस्तुओं को पास से देखा जा सकता था। इसकी मूल जानकारी नीदरलैंड से आई थी, जहां लेंस बनाने की तकनीक हाल ही में विकसित हो रही थी। जब यह खबर गैलीलियो तक पहुंची तो उन्होंने इसे केवल एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। बिना ओरिजिनल टेलीस्कोप को देखे ही उन्होंने उसके सिद्धांतों को समझने की कोशिश की और खुद अपना टेलीस्कोप निर्मित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अलग अलग लेंसेज का उपयोग करके इसे लगातार बेहतर बनाया। जहां शुरुआती टेलीस्कोप केवल 3x मैग्निफिकेशन देता था, वहीं गैलीलियो ने उसे 20x तक बढ़ा दिया। यह उस समय के लिए एक बेहद बड़ी उपलब्धि थी। अब यह यंत्र केवल जमीन पर दूर की चीज़ों को देखने तक सीमित नहीं रहा। गैलीलियो ने इसे आकाश की ओर मोड़ दिया था और यहीं से इतिहास बदलने वाला था। जब उन्होंने पहली बार टेलीस्कोप से आकाश को देखा तो उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो उस समय के मान्यताओं से बिल्कुल उलट थी। उन्होंने चांद की सतह को देखा और पाया कि वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसमें पहाड़ और गड्ढे हैं। यह ऑब्जर्वेशन एरिस्टोटल की उस धारणा के खिलाफ था जिसमें कहा गया था कि आकाशीय पिंड पूरी तरह परफेक्ट होते हैं। इसके बाद उन्होंने मिल्की वे को ऑब्जर्व किया, जहां लोगों को यह केवल एक धुंधली पट्टी दिखती थी। गैलीलियो ने पाया कि यह असंख्य छोटे छोटे तारों से मिलकर बनी है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज तब हुई जब उन्होंने जुपिटर को देखा। उन्होंने पाया कि उसके आसपास कुछ छोटे प्रकाश बिंदु हैं जो हर रात अपनी जगह बदलते हैं। लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये 4 चंद्रमा जुपिटर के ओर घूम रहे हैं। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि ब्रह्मांड में सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। यह सीधे उस धारणा को भी चुनौती देता था कि पृथ्वी ही केंद्र है। गैलीलियो ने वेनस के फेजेस को भी ऑब्जर्व किया, जो यह दिखाते थे कि वह सूर्य के चारों ओर घूमता है। यह हेलियोसेंट्रिक मॉडल के समर्थन में एक महत्वपूर्ण प्रमाण था, जिसे निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। गैलीलियो का टेलीस्कोप केवल एक यंत्र भर नहीं था, बल्कि यह एक नई दृष्टि का प्रतीक था। इससे इंसानों को पहली बार ब्रह्मांड के सीधे उसे देखने का अवसर मिला और उसे समझने का भी बेहतर तरीके से अवसर प्राप्त हुआ। यहीं से गैलीलियो की यात्रा एक प्रोफेसर से आगे बढ़कर एक ऐसे वैज्ञानिक में बदल गई थी जिसकी खोजें पूरी दुनिया के सोच को चुनौती दे रही थी। जब गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को आकाश की ओर मोड़ा तो उनकी सबसे पहली और गहरी ऑब्जर्वेशन चांद से ही जुड़ी थी। उस समय यह माना जाता था कि आकाशीय पिंड पूरी तरह परफेक्ट होते हैं, बिना किसी दोष के, स्मूथ और दिव्य। यह विचार मुख्य रूप से एरिस्टोटल के आधार पर था, लेकिन गैलीलियो ने जब चांद को देखा तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग सच्चाई देखी। उन्होंने पाया कि चांद के सतह पर उजले और अंधेरे के अलग अलग क्षेत्र हैं। यह केवल रोशनी का प्रभाव भर नहीं था, बल्कि सतह की वास्तविक बनावट का संकेत था। उन्होंने आगे अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि चांद की सतह पर पहाड़, घाटियां और गड्ढे मौजूद हैं। यह पृथ्वी की सतह की तरह ही आसमान और असीमित और जटिल थी। यह ऑब्जर्वेशन उस समय की स्थापित धारणा के खिलाफ था जिसमें आकाश को पूरी तरह परफेक्ट मान लिया जाता था।
गैलीलियो ने शैडो और लाइट के आधार पर चांद की ऊंचाई और गहराई का अनुमान लगाने की कोशिश की। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि जहां छाया बनती है वहां जरूर कोई ऊंचाई या गहराई होती है। यह एक नया साइंटिफिक अप्रोच था जिसमें ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के साथ जोड़ा गया। चांद के अलावा उन्होंने आकाश के अन्य हिस्सों को भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि मिल्की वे, जिसे लोग एक धुंधली पट्टी समझते थे, वास्तव में यह संख्य तारों का समूह था। उन्होंने यह भी देखा कि कई तारे ऐसे हैं जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह था कि इंसानी आंखें ब्रह्मांड को पूरी तरह से नहीं जानती और टेलीस्कोप जैसे उपकरण हमारी समझ को बढ़ा सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस ने गैलीलियो को यह विश्वास दिलाया कि ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल परंपरागत मान्यताओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। इसके लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेहद जरूरी है। उनकी खोजों ने यह दिखाया कि आकाश कोई रहस्यमय और दिव्य क्षेत्र नहीं, बल्कि एक वास्तविक और अध्ययन योग्य दुनिया है। यह सोच धीरे धीरे उस धारणा को कमजोर करने लगी कि पृथ्वी और आकाश पूरी तरह अलग अलग हैं। अब यह स्पष्ट होने लगा था कि दोनों एक ही प्राकृतिक नियमों के अधीन हैं। गैलीलियो की हर नई ऑब्जर्वेशन उन्हें एक ही दिशा में ले जा रही थी, एक ऐसी सच्चाई की ओर जो उस समय के स्थापित विश्वासों से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने जो देखा उसे स्वीकार किया, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब उनकी डिस्कवरीज केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक बड़े वैज्ञानिक वैचारिक परिवर्तन का हिस्सा बन गई थी। आकाश के लगातार अध्ययन के दौरान गैलीलियो की नज़र एक ऐसे ग्रह पर पड़ी जिससे उनकी सोच को और स्पष्ट किया, और यह ग्रह था जुपिटर। 1610 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप के माध्यम से जब जुपिटर को ध्यान से देखना शुरू किया तो शुरुआत में उन्हें उसके पास कई प्रकाश बिंदु दिखाई दिए। उन्होंने सोचा कि शायद ये तारे होंगे, लेकिन जब उन्होंने लगातार कई रातों तक ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने एक अजीब सी बात नोटिस की। ये प्रकाश बिंदु हर रात अपनी स्थिति बदल रहे थे, लेकिन हमेशा जुपिटर के पास ही बने रहते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें चौथा बिंदु भी दिखाई दिया, जब कुल 4 छोटे पिंड जुपिटर के आसपास दिखाई दे रहे थे। गैलीलियो ने इन सभी का ऑब्जर्वेशन को किया और उन्हें बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने हर दिन उनकी स्थिति को रेट किया और यह समझने की कोशिश की कि यह पैटर्न क्या दर्शाता है। धीरे धीरे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये चारों पिंड जुपिटर के चारों ओर घूम रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आज हम इन चारों ही चांद को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उस समय गैलीलियो ने इन्हें मेडिसियन स्टार्स कहा था। इस खोज का महत्व केवल इतना नहीं था कि एक नए सेलेस्टियल सिस्टम की पहचान हुई, बल्कि इसका असली महत्व इस बात में था कि उसने उस समय की सबसे बड़ी धारणा को चुनौती दी थी। अब तक यह माना जाता था कि ब्रह्मांड हर चीज पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, लेकिन जुपिटर के इन चांदों ने यह दिखाया कि केंद्र एक और भी हो सकता है जिसके चारों ओर पिंड घूमते हैं। यह ऑब्जर्वेशन जियोसेंट्रिक मॉडल के खिलाफ एक मजबूत सबूत था। अब यह विचार कमजोर पड़ने लगा कि पृथ्वी ही सब कुछ का केंद्र है। गैलीलियो के लिए यह डिस्कवरी केवल उपलब्धि भर नहीं थी, बल्कि उनके विचारों को मजबूत करने का प्रमाण था। अब उनके पास यह दिखाने के लिए ठोस एविडेंस थे कि ब्रह्मांड की संरचना वैसी नहीं है जैसा अब तक माना जाता है। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को लिखना और उन्हें प्रकाशित करने की तैयारी शुरू की, लेकिन इसके साथ ही एक नया संघर्ष भी शुरू हो रहा था, क्योंकि अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि जुपिटर के चारों ओर और उसके चांद घूमते हैं तो यह मानना भी आसान हो जाता है कि पृथ्वी भी किसी और के चारों ओर घूम सकती है। यही विचार सीधे उस थियरी की ओर इशारा करता था जिसे निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। अब गैलीलियो की डिस्कवरीज केवल साइंस का सीमित हिस्सा नहीं रही, वे एक ऐसी महान बहस बन चुकी थी जो साइंस और ट्रेडिशन के बीच में चल रही थी, और यही बहस आगे चलकर एक बड़े टकराव में बदलने वाली थी। लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद गैलीलियो एक ऐसी दिशा में पहुंचे जहां उन्हें ब्रह्मांड की संरचना पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगी। चांद की आसमान और सतह, मिल्की वे के अनगिनत तारे और जुपिटर के चारों ओर घूमते उसके चांद, ये सभी संकेत दे रहे थे कि पुरानी मान्यताएं अधूरी हैं। इसी बिंदु पर उनका ध्यान एक पहले से मौजूद विचार की ओर गया जिसे निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इस विचार को हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया है।
यह थियरी उस समय के जियोसेंट्रिक मॉडल से बिल्कुल अलग थी, जिसे अरिस्टोटल और पैटोल्मी के विचारों पर आधारित किया गया था। कोपरनिकस का मॉडल गणितीय रूप से मजबूत था, लेकिन उनके पास ठोस ऑब्जर्वेशनल प्रूफ की कमी थी। यहीं गैलीलियो की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके पास टेलीस्कोप के माध्यम से प्राप्त वास्तविक ऑब्जर्वेशंस थे, जिन्होंने वेनस के फेजेस को देखा जो बिल्कुल चांद की तरह बदलते थे। अगर वेनस पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसके फेजेस अलग होते हैं, लेकिन गैलीलियो ने जो देखा वो केवल तब संभव था जब वेनस सूर्य के चारों ओर घूम रहा हो। यह हेलियोसेंट्रिक थियरी के पक्ष में एक मजबूत प्रमाण है। अब गैलीलियो के सामने एक स्पष्ट विकल्प था, या तो वे अपने ऑब्जर्वेशन को नज़रअंदाज करें या ट्रेडिशनल बिलीफ्स को मानते रहें, या फिर सच को स्वीकार करें और उसे दुनिया के सामने रखें। गैलीलियो ने कोपरनिकस के विचार का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने केवल समर्थन ही नहीं किया बल्कि अपने ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से उसे मजबूत भी बनाया। उनके लिए यह केवल थियरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा निष्कर्ष था जिसे उन्होंने खुद देखा और समझा था। लेकिन यह निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय चर्च का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और वही केंद्र है। यह बिलीफ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और दार्शनिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ था। 1616 में चर्च ने कोपरनिकस थियरी को हेरेटिकल घोषित कर दिया और इसे सत्य के रूप में सिखाने पर रोक लग गई। गैलीलियो को भी चेतावनी दी गई कि वे इस तरह के विचारों का खुला समर्थन न करें। इसके बाद गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि साइंस और रिलीजन्स को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। उनका मानना था कि न कि प्रकृति के नियम को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स का उपयोग करना चाहिए, न कि केवल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या पर निर्भर रहना चाहिए। अब गैलीलियो केवल एक साइंटिस्ट नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे विचार के प्रतिनिधि बन चुके थे जो स्थापित अथॉरिटी को चुनौती दे रहा था। उनकी हर बात का अब स्क्रूटनी के दायरे में आ चुकी थी और उनका संघर्ष धीरे धीरे गहराता जा रहा था। 1610 में गैलीलियो ने अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जिसका नाम था सिडेरियस नूनसियस। यह एक छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक थी। इस पुस्तक में उन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से देखी गई अपनी खोजों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने चांद की सतह के बारे में बताया कि वह स्मूथ नहीं है बल्कि उसमें पहाड़ और गड्ढे हैं। वैसे ही उन्होंने यह सीधे तौर पर कई धारणाओं को भी तोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने मिल्की वे के बारे में भी बात की। लेकिन इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जुपिटर के बाद के चारों ओर घूमने वाले 4 चांदों की गैलीलियो की यह डिस्कवरी बेहद ही खास थी। गैलीलियो ने इस किताब में इस घटनाक्रम को पूरे विस्तार से डिस्कस किया था। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस समय यूरोप के विद्वानों का ध्यान अपनी ओर इसने आकर्षित किया। गैलीलियो ने इस पुस्तक को इस तरह से लिखा कि आम शिक्षित लोग भी इसे समझ सकें। यही कारण था कि उनकी डिस्कवरी तेजी से फैलने लगी और वे अचानक बेहद प्रसिद्ध हो गए। उन्हें इटली और पूरे यूरोप में एक महान वैज्ञानिक के रूप में पहचाना जाने लगा। उन्हें फ्लोरेंस के शासकों का संरक्षण मिला और उन्हें कोर्ट मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर्स की उपाधि दी गई। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ विरोध भी बढ़ने लगा था। कई ट्रेडिशनल स्कॉलर्स को लगा कि गैलीलियो की डिस्कवरी एस्टेब्लिश बिलीफ को चुनौती दे रही है। कुछ लोगों ने उनके ऑब्जर्वेशंस पर संदेह जताया तो कुछ ने टेलीस्कोप की रिलायबिलिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। कुछ विद्वानों ने यह तक कह दिया कि टेलीस्कोप से जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं बल्कि लेंस की त्रुटि है। चर्च के कुछ अधिकारी भी कुछ उनकी बात से असहज होने लगे थे। हालांकि इस पुस्तक में गैलीलियो ने सीधे हेलियोसेंट्रिक थियरी का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन स्पष्ट रूप से उसी दिशा की ओर इशारा कर रही थी। यही कारण था कि उनकी हर डिस्कवरी अब केवल वैज्ञानिक चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि एक बड़े वैचारिक संघर्ष का हिस्सा बनती जा रही थी। यह पुस्तक एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने गैलीलियो की प्रसिद्धि विधि और संघर्ष के रास्ते भी ला खड़े किए। सिडेरियस नूनसियस के प्रकाशित होने के बाद गैलीली की प्रसिद्धि तो तेजी से बढ़ी ही, लेकिन इसी के साथ उनका टकराव भी शुरू हो गया। उनकी डिस्कवरीज अब केवल वैज्ञानिक समुदाय तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो उस क्षेत्र में पहुंच चुकी थी जहां धर्म और सत्ता का गहरा प्रभाव था। उस समय यूरोप में कैथोलिक चर्च केवल धार्मिक संस्था नहीं था, बल्कि वो सामाजिक और बौद्धिक जीवन का भी केंद्र था। चर्च जो तय करता था वही सत्य होता था।
उसका स्पष्ट मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और वही ब्रह्मांड का केंद्र है। जबकि गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन इस धारणा के खिलाफ जाने लगी, तो यह केवल एक वैज्ञानिक मतभेद नहीं रहा, बल्कि चर्च की अथॉरिटी को सीधा चुनौती दे रहा था। शुरुआत में गैलीलियो ने अपने विचारों को सावधानी से प्रस्तुत किए। ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी खोजें केवल प्रकृति के अध्ययन से जुड़ी हैं और उनका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं का विरोध करना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनका समर्थन निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल की ओर करके स्पष्ट होने का संकेत दिया। 1616 में चर्च ने इस थियरी को हेरेट्रिकल घोषित कर दिया और सत्य के रूप में सिखाने पर रोक लगा दी। गैलीलियो को चेतावनी दी गई कि वे इस विचार का खुला समर्थन न करें। उन्होंने कुछ समय के लिए सावधानी बरती, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने यही तर्क दिया कि साइंस और रिलीजन अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। साइंस प्रकृति के नियमों को समझाता है, जबकि धर्म आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। लेकिन यह विचार उस समय के लिए बहुत संवेदनशील था। धीरे धीरे उनके विरोधी बढ़ने लगे और उनकी हर बात पर नजर रखी जाने लगी। अब उनका संघर्ष केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली संस्था के साथ सीधा सीधा टकराव बन चुका था। 1632 में गैलीलियो ने अपनी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। इस पुस्तक में उन्होंने दो मॉडल, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि यह एक निष्पक्ष चर्चा के रूप में लिखी गई थी, लेकिन इसमें हेलियोसेंट्रिक मॉडल को अधिक तर्कसंगत और मजबूत दिखाया गया था। चर्च के अधिकारियों ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा और माना कि गैलीलियो ने 1616 की चेतावनी का उल्लंघन किया है। 1633 में गैलीलियो रोमन इनक्विजन के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। उस समय वे लगभग 70 वर्ष के थे और उनकी सेहत भी कमज़ोर थी। फिर भी उन्हें रोम जाना पड़ा। ट्रायल के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थियरी का समर्थन किया है, तो गैलीलियो ने यह कहने की कोशिश की कि उन्होंने केवल एक डिस्कशन प्रस्तुत किया था, न कि किसी एक विचार को अंतिम सत्य बताया था। लेकिन उनके खिलाफ सबूत मौजूद थे। उनकी पुस्तक में हेलियोसेंट्रिक विचार को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया वह चर्च के लिए स्वीकार्य नहीं था। आखिरकार उन्हें दोषी ठहराया गया। उन्हें दोषी मानते हुए उनके सामने दो विकल्प रखे गए, या तो वे अपने विचारों पर अड़े रहें या कठोर सजा के लिए तैयार रहें। गैलीलियो ने दूसरा रास्ता चुना। उन्हें मजबूर किया गया कि वे खुले तौर पर यह स्वीकार करें कि हेलियोसेंट्रिक थियरी गलत है। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा था, ई प्योर सी मूव, यानी फिर भी यह घूमती है। हालांकि इस कथन के ऐतिहासिक प्रमाण निश्चित नहीं है, लेकिन यह उनकी सोच को दर्शाता है। ये घटना इतिहास में एक प्रतीक बन गई और सच और सत्ता के टकराव का सीधा उदाहरण बन गई थी। 1633 के ट्रायल के बाद गैलीलियो को जेल नहीं भेजा गया, लेकिन उन्हें जीवन भर के लिए हाउस अरेस्ट में रखा गया। इसका मतलब था कि वे अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। उन्हें फ्लोरेंस के पास इटली में रहने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। बाहरी रूप से उनकी स्वतंत्रता सीमित थी, लेकिन उनकी सोच और जिज्ञासा अब भी उतनी व्यवस्थित थी। इन प्रतिबंधों के बावजूद गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने मोशन और मैकेनिक्स पर ध्यान केंद्रित किया और अपने पुराने रिसर्च को व्यवस्थित किया। इसी दौरान उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक डिस्कोर्स एंड मैथमेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस रिलेटिंग टू द न्यू साइंसेस लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने मोशंस और मटेरियल स्ट्रेंथ के सिद्धांतों को समझाया, जो आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स की नींव बने। समय के साथ उनकी सेहत कमज़ोर होती गई और वे लगभग अंधे हो गए थे, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। अपने सहायकों और छात्रों के माध्यम से वे अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते रहे। यह चरण यह दिखाता है कि शारीरिक सीमाएं किसी महान विचार को रोक नहीं सकती। इटली में बिताए गए आखिरी वर्षों में गैलीलियो का जीवन बाहरी रूप से शांत था, लेकिन भीतर से वो गहरी सोच और चिंतन से भरा हुआ था। वे अब सार्वजनिक रूप से अपने विचार नहीं रख सकते थे, लेकिन उनके भीतर ही वैज्ञानिक दृष्टि पहले जैसी सक्रिय थी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को व्यवस्थित किया और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास किया। उनके पास आने वाले विद्यार्थी और सहयोगी उनके विचारों को सुनते और उन्हें आगे फैलाते थे।
हालांकि वे अब खुले रूप से हेलियोसेंट्रिक थियरी का समर्थन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके कार्यों में स्पष्ट दिखाई देता था कि वे अपने निष्कर्षों से पीछे नहीं हटे। उनकी दृष्टि जरूर कमज़ोर थी, फिर भी उनका मन सक्रिय था और वे लगातार सोचते, समझते और अपने विचारों को रिफाइन करते रहते थे। यह समय उनके लिए एक तरह से रिफ्लेक्शन का दौर था, जहाँ उन्होंने अपने पूरे जीवन के काम को एक अलग ही रूप दिया था। गैलीलियो ने यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। भले ही व्यक्ति सीमित हो जाए, उसके विचार स्वतंत्र रह सकते हैं। 8 जनवरी 1622 को गैलीलियो का निधन हो गया। उनके जीवन काल में उन्होंने कई ऐसी बातें रहीं जो कि विवादों से घिरी रहीं, लेकिन समय के साथ उनकी खोजों और विचारों को स्वीकार कर लिया गया। उनकी सबसे बड़ी देन केवल उनकी डिस्कवरीज नहीं, बल्कि उनका तरीका था। साइंस को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स के आधार पर समझना। उनके कार्यों ने आगे आने वाले वैज्ञानिकों को गहराई से प्रभावित किया, खासकर न्यूटन को, जिन्होंने मोशन और ग्रेविटी के नियम विकसित किए। गैलीलियो ने यह स्थापित किया कि किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने से पहले उसे प्रमाण के आधार पर परखना चाहिए। यही अप्रोच आज मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन है। समय के साथ हेलियोसेंट्रिक थियरी को भी स्वीकार कर लिया गया। बाद में चर्च ने भी यह माना कि गैलीलियो के साथ किया गया व्यवहार सही नहीं था। आज गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। उन्होंने न केवल ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदला, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल दिया था। उनकी कहानी आज भी सिखाती है कि सच की खोज के लिए सवाल पूछना और प्रमाण पर भरोसा करना ही सबसे जरूरी है।